तो इफ यू आर ऑलरेडी इन कनाडा और आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स एंड अबव है, आपका जो स्टेटस है दैट इज लाइक ईदर अ परमानेंट रेजिडेंट और यू आर अ कैनेडियन सिटीजन, देन यस यू कैन गो अहेड एंड स्पॉन्सर योर फैमिली मेंबर्स। आप उनको यहाँ पे बुला सकते हैं और वो हमेशा आपके साथ में रह सकते हैं, मगर उसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। So about 700 students, they came to Canada between 2018 to 2022 और फाइनली जब थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में उन्होंने अपनी PR अप्लाई करी और तब इस बात का खुलासा हुआ कि जब वो लोग यहाँ पे इनिशियली आए थे आफ्टर 12th इंडिया से, तो उनको जो एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट मिला था, जो उनका एडमिशन जो स्टडी परमिट के लिए मिला था, दैट वाज फेक। दिस इज लाइक वेरी सैड and difficult situation for those who have spent like so many years here। मतलब मान लीजिए कि आपने 4-5 साल यहाँ ऑलरेडी स्पेंड किया, अपनी पढ़ाई पूरी करी, आपने अपनी जॉब करी और फाइनली जब आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे तब आपको पता लग रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फेक था। और अब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ये डिसीजन लिया है कि उन सभी 700 इंडिविजुअल्स को दे वुड बी डिपोर्टिंग बैक टू इंडिया। सो बेसिकली पंजाब में देयर इज अ प्लेस, वहां पे एक सिंह साहब करके हैं जो कि एक एजेंसी चलाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो ये 12th पास स्टूडेंट्स थे इनको बोला कि मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा और तुम ये सारे फॉर्म कर दो, यहाँ साइन कर दो, यूजुअली जो प्रोसेस होता है। और उन्होंने उन सबको कॉलेज के एडमिशन का एक फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया। वो लोग उसके बेसिस पे यहाँ आ गए, उनको स्टडी परमिट में मिल गया। आई डोंट नो हाउ, बट जो भी हुआ हो गया। अब बात समझने की यहाँ पे ये है कि एक जो फॉर्म है, आपने बहुत कभी ध्यान दिया हो, मैंने जो और पाथवेज टू कनाडा के जो वीडियोस और भी बनाए, उसमें एक फॉर्म के बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ जिसका नाम आता है IMM 5476। ये जो पर्टिकुलर फॉर्म होता है ये उसी केस में यूज होता है व्हेन यू योरसेल्फ आर नॉट अप्लाइंग फॉर योर एप्लीकेशन एंड समबडी एल्स इज अप्लाइंग ऑन योर बिहाफ। तो सिंह साहब ने क्या किया कि जितने भी स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, सबसे फॉर्म भरवा लिए, पैसे भी ले लिए उन्होंने, पर इंडिविजुअल चार्ज किया बिटवीन 18 to 20 लाख रुपीस। IMM 5476 इसको उन्होंने स्किप कर दिया। सो बेसिकली उन्होंने ये कहीं पे भी ये नहीं मेंशन किया कि ही इज द वन हु इज अप्लाइंग ऑन योर बिहाफ। अब ये जितने भी स्टूडेंट्स थे जो कि यहाँ पे आ चुके हैं, द नंबर इज बिग, 700 इंडियन स्टूडेंट्स। इन 700 इंडिविजुअल के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, आपको ऐसा लगता है? उसमें उनकी छोटी सी ये गलती थी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इस चीज को नहीं समझा कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या कहता है, एग्जैक्टली कौन कौन से फॉर्म्स रिक्वायर्ड है। और उन्होंने जहां भी साइन किया उन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी, whether the form is applicable to their case or not. If you agree, please share your thoughts in the comment section below. So let's get started with our today's video, जिसमें हम डिटेल में बात करते हैं about family sponsorship program. Hello everyone, this is Chandan and welcome to my channel Centellum Vlogs. I hope you all are doing very well. तो फ्रेंड्स, डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट जिसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ, प्लीज उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए। लिंक्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको समझना और उनके बारे में जानना, उस प्रोसेस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने एक प्रायोरिटी लिस्ट बना रखी है और उस प्रायोरिटी लिस्ट में देयर आर सर्टेन रिलेटिव्स जो कि अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं और अकॉर्डिंगली जो फीस है, जो टॉप प्रायोरिटी में जो लोग आते हैं उनके लिए जो फीस है, जो डॉक्यूमेंट्स है और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो इस प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले आते हैं स्पाउस एंड योर किड्स, सेकेंड नंबर गोज टू पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड देन दी अदर रिलेटिव्स। तो क्या होता है कि ये जो 3 कैटेगरीज हैं इनके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करेंगे। फॉर्म्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता दूंगी, मगर जो यहाँ बहुत ही जरूरी बात समझने की है वो ये है दैट हुएवर यू आर स्पॉन्सरिंग, उनकी जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, 100% इंश्योरेंस आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है दैट यस यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्सरिंग दिस पर्टिकुलर पर्सन। जब आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको आपने स्पॉन्सर किया, वो कनाडा में आते हैं, यहाँ आके अच्छे से रहने लग जाते हैं, सेटल हो जाते हैं,
बट इन फ्यूचर कभी भी किसी भी तरीके के कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि उनको सोशल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसके लिए वो अप्लाई करते हैं, देन जो भी बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से उनको रिसीव होगा अंडर सोशल असिस्टेंट, यू विल हैव टू पे दैट अमाउंट बैक टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप किसके लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो लोग कहाँ रहेंगे, उनका फ्यूचर प्लान्स क्या है, एंड अकॉर्डिंगली ही आप अपनी एप्लीकेशन को इनिशिएट करिए। प्लानिंग ऑलवेज हेल्प। Let's begin with the first category today, that is sponsoring your spouse and kids. तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया था that your age should be above 18, you must be a permanent resident or a Canadian citizen in Canada and you must be physically present in Canada. यदि आपका स्टेटस PR है और कैनेडियन सिटीजन है but you are not physically present in Canada, you don't stay here, then you cannot sponsor your spouse and kids. यहाँ पे आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप जो खुद हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह की सोशल असिस्टेंस नहीं ले रहे हैं एक्सेप्ट डिसेबिलिटी। यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग में ये भी लिख के देना पड़ेगा दैट यू वुड बी प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट एंड प्रोवाइडिंग ऑल द बेसिक नीड्स टू द मेंबर्स यू आर स्पॉन्सरिंग इंक्लूडिंग योर किड्स एंड योर स्पाउस। जिनको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं उनको अपनी तरफ से ये भी अंडरटेकिंग देनी पड़ती है दैट व्हेन दे कम टू कनाडा और आपके साथ में रहेंगे, they will try their best to support you and they will put in all kind of efforts to help you out in Canada. There is no minimum income requirement if you are sponsoring your spouse and your dependent kids, but वहां पे यदि जरा भी situation अलग है then there is a minimum income requirement और उन सब की जो details है वो आपको मिल जाएंगी description box में। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में जो नंबर 1 स्टेप है वहां पे देर आर 2 फॉर्म्स। ये कौन कौन से फॉर्म्स हैं वो आपको अब स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सो आफ्टर फिलिंग अप दोज 2 फॉर्म्स और आपने और आपके स्पाउस ने दोनों ने उस पर साइन कर दिया है, पूरा अच्छे से डिटेल्स डाल दिए, नाउ वी विल मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में आपको अपना एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट करना है, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो आप स्ट्रेट अवे जाएंगे IRCC की वेबसाइट पे, वो कौन सा लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो इस लिंक पे जाएंगे, आप अपनी कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन उसमें एंटर करते हैं और जिस भी कंट्री ऑफ ओरिजिन से आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को, अकॉर्डिंगली यू नीड डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अबाउट ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हेन यू अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, जब आप इंडिया से कनाडा आना चाह रहे हैं। मगर यदि आप किसी और कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो इन दैट केस प्लीज गो अहेड एंड चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। डॉक्यूमेंट्स मे डिफर स्लाइटली। सो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए व्हेन यू अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया और आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई करते हैं फॉर PR इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी जिसका नाम है फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। सो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अब अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसमें सबसे पहले आता है पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, अडॉप्शन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट एंड डिवोर्स सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। इसके अलावा सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैनेडा। ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है यदि आपने जिस भी किसी कंट्रीज में ट्रैवल किया है पास्ट में, उन सब की डिटेल्स आपको इस फॉर्म में भरनी रहती है। इसके बाद में आता है जेनेरिक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैनेडा, शेड्यूल A बैकग्राउंड डिक्लेरेशन, एडिशनल फैमिली इंफॉर्मेशन, यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म IMM 5476, बहुत ही जरूरी फॉर्म है इफ समबडी एल्स इज अप्लाइंग ऑन योर बिहाफ। जो मैंने आपसे न्यूज शेयर करी थी वीडियो के शुरू में, बस उसको याद कर लीजिएगा। और यदि कोई भी आपके बिहाफ पे अप्लाई कर रहा है, प्लीज मेक श्योर कि वो इस फॉर्म को भर के और एप्लीकेशन के साथ में जरूर लगा दो। उसके बाद में आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि पुलिस स्टेशन से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस में। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जो कि आपको जाके अपने सारे जो मेडिकल टेस्ट है वो कराने डेडिकेटेड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में। वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट है उन सबकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जरूर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, सारे लिंक्स ओपन करके देखिएगा। आई एम श्योर दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, द सिस्टम एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने जरूरी होते हैं और क्यों जरूरी होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन की फीस पे करते हैं, जो कि डिपेंड करती है कि कितने मेंबर्स हैं एप्लीकेशन में। एंड यू मे ऑल्सो हैव टू पे फॉर द बायोमेट्रिक्स। यदि आपने ऑलरेडी बायोमेट्रिक्स का अपॉइंटमेंट बुक नहीं करा है, एंड प्लीज गो अहेड एंड बुक योर अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक्स। यदि आपके सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेशन अपलोड करने के बाद में कभी भी चेंजेस आते हैं, प्लीज IRCC की वेबसाइट पे जाइए और जो भी चेंजेस आपके स्टेटस में आए हैं उसको आप वहां पे भी जाके अपडेट कर दीजिए।
Let's talk about sponsoring your parents and grandparents now. So mostly जितने भी इंडियन फैमिलीज जब इंडिया से कनाडा आती हैं और यहाँ पे सर्टेन टाइम के बाद में उनका जो when they are like kind of settle down, वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं और उनको अपने साथ में बुला लेते हैं और यहाँ पे दे ऑल लिव टुगेदर. उसके लिए बहुत ही सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. As I mentioned earlier, your status should be either permanent resident or you must be a Canadian citizen staying in Canada. And yes, you can sponsor your parents and grandparents whether they are related to you by blood or by adoption. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की. जब वो कनाडा आ रहे हैं आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू यू. उसके अलावा यहाँ पे आपको अपना सर्टेन लेवल ऑफ इनकम प्रूफ भी दिखाना पड़ता है. यहाँ पे आप इंडिविजुअल इनकम की जगह एज अ हाउस होल्ड इनकम भी प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें आप ये शो कर सकते हैं कि आप उनको सभी तरीके की बेसिक नीड्स प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियली आप उनको सपोर्ट करेंगे कनाडा में. इसके अलावा देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस व्हिच आर मेंशन्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ कनाडाज वेबसाइट. और वो कौन कौन सी कंडीशंस है वो आपको आप स्क्रीन पे दिख रही होंगी. आपको अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को 20 इयर्स तक सपोर्ट करना पड़ेगा आफ्टर दे बिकम द परमानेंट रेजिडेंट्स हियर. ड्यूरिंग दिस पीरियड यदि उन्होंने किसी भी तरह की सोशल असिस्टेंस ली है तो वो आपको रीपे करनी पड़ेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को. यहाँ पे एक बड़ा ही स्पेसिफिक और बड़ा ही क्लियर सा रूल है दैट यू कैन नॉट स्पॉन्सर योर इन लॉज. आपके जो स्पाउस है उनको अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना पड़ेगा, बट यू कैन बी ए को साइन अथॉरिटी इन दैट एप्लीकेशन फॉर्म. तो जब आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होता है. तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा यहाँ पे एक विंडो ओपन करती है फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, जो कि कुछ दिनों के लिए ओपन होती है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. तो बैक इन 2022 अक्टूबर में जो विंडो ओपन हुई थी दैट वाज ओपन ओनली फॉर 8 डेज और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया फॉर स्पॉन्सरिंग देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. उसमें से गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 23,000 एप्लीकेशंस को ITA भेजा, इन्विटेशन टू अप्लाई. सो मेक श्योर कि जब आप इस तरीके की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन इनिशिएट कर रहे हैं, आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट सही जगह पे रखे हुए हैं, सेफली रखे हुए हैं, आपने सारे गाइडलाइंस पढ़ लिए हैं, सारे रूल्स पढ़ लिए हैं. एप्लीकेशन सबमिट करने में सेकेंड स्टेप आता है ऑल अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स जो कि आपको सबमिट करने रहते हैं, दैट वी यूजुअली डू आफ्टर रिसीविंग एन ITA. यदि आपने मेरे बाकी के वीडियोस देखे होंगे इसी पर्टिकुलर सीरीज में जिसका मैंने नाम रखा है पाथवेज टू कनाडा, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब ITA के बाद में आपको कुछ एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज का टाइम मिलता है जहां पे कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं. और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अब स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. इसमें सबसे पहले आता है आपका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, एप्लीकेशन टू स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट एंड अंडरटेकिंग, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप, इनकम सोर्स फॉर द स्पॉन्सरशिप ऑफ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कॉमन इन लॉ यूनियन. इन फॉर्म्स के साथ साथ में देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स वो भी आपको फिल करके अच्छे से साइन करके और अपलोड करने रहते हैं. लेट्स टॉक अबाउट देम नाउ. इसमें सबसे पहले आता है जेनेरिक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कनाडा, शेड्यूल ए बैकग्राउंड डिक्लेरेशन, एडिशनल फैमिली इंफॉर्मेशन, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन. दिस इंक्लूड्स ऑल योर ट्रैवल डिटेल्स. यदि आप अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन के अलावा कहीं पे भी आपने ट्रैवल किया है तो अपने पूरे फ्लाइट के टिकट्स निकाल लीजिए, अपनी ईमेल में आप जाके चेक कर सकते हैं, अपने पासपोर्ट में स्टैम्प्स चेक कर सकते हैं. Details of military service in case if your parents or grandparents have served with army or any kind of force, then yes, उनकी जो सारी पोस्टिंग की डिटेल्स है, उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है, कौन कौन से प्रोविंस में, कौन कौन से स्टेट में उनकी पोस्टिंग रही है, कभी उनका डिप्लॉयमेंट जो है वो कंट्री के बाहर भी रहा है तो वो कहाँ गए थे, कौन कौन से मिशन में उन्होंने काम किया, उन सब की डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी रहती है. यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म इज somebody else is applying on your behalf. प्लीज ध्यान में रखिएगा कि आपके जो एजेंट है या जो भी थर्ड पार्टी पर्सन जिसके थ्रू यदि आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवा रहे हो उन्होंने ये जरूर साथ में अटैच किया है. इसके बाद के जो डॉक्यूमेंट्स है दे आर वेरी जेनरिक बट इम्पॉर्टेंट. उसमें सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट, उसके बाद में आता है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो कि आपको मिलता है पासपोर्ट ऑफिस से और पुलिस स्टेशन से नहीं मिलता है.
मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो कि मिलेगी डेडिकेटेड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट से, एंड यू कैन नॉट जस्ट गेट इट डन फ्रॉम एनी हॉस्पिटल। इसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ती है, जो कि डिपेंड करती है कि कितने मेंबर्स हैं आपके एप्लीकेशन में, और आपको बायोमेट्रिक्स के लिए भी यहाँ पे फीस के पे करनी पड़ती है। तो बायोमेट्रिक्स का अपॉइंटमेंट यदि अभी तक बुक नहीं हुआ है, प्लीज गो अहेड एंड बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर द बायोमेट्रिक्स। आपके सर्कमस्टांसेस में किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस आ रहे हैं आपके एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में, प्लीज गो अहेड एंड अपडेट इट ऑन IRCC's वेबसाइट। एंड यस, ये जितने भी फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स की हमने बात करी, दे ऑल आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, इसमें कुछ भी ऑप्शनल नहीं है। अब बारी आती है आज की हमारी तीसरी कैटेगरी की, जिसमें हम अपने रिलेटिव्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से रिलेटिव्स हैं, ये कैसे डिसाइड होता है? तो जो हमने दो कैटेगरीज की बात करी थी, जिसमें आपके स्पाउस, किड्स, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, यदि आपके कोई भी ऐसे रिलेटिव्स है जो कि इन दो प्रीवियस कैटेगरीज में फिट नहीं हो रहे हैं, देन दे विल फिट इन दिस थर्ड कैटेगरी। एडिशनली यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपके इन रिलेटिव्स के अलावा जिनको भी आप स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, आपके कनाडा में कोई भी और रिलेटिव नहीं है। यस, दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट रूल हियर। और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें बड़ा ही स्पेसिफिक टर्म में क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने मेंशन कर रखा है। यदि आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट सिंपल वर्ड्स में बात करें तो पहली दो कैटेगरीज में जो भी लोग नहीं आ रहे हैं, ऑल दोज इंडिविजुअल, ऑल दोज रिलेटिव्स कम्स इन द थर्ड कैटेगरी। यहाँ पे भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो रूल्स है, दे आर प्रीटी मच सिंपल एंड सिमिलर। आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 18 years एंड अबाउ। यू मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट एंड स्टेइंग इन कैनेडा, एंड योर स्टेटस हियर इज ईदर परमानेंट रेजिडेंट और यूर अ कैनेडियन सिटीजन हियर। उसके अलावा आप जिसको भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपको उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेनी है। आप फाइनेंशियली उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर नेक्स्ट 20 years। और उसके बाद में इन केस इफ दे गो फॉर एनी सोशल असिस्टेंस सर्विसेज जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट यहाँ की प्रोवाइड करती है, यू विल हैव टू रीपे दैट अमाउंट बैक टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले देयर आर 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो कि आपको और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको दोनों को आप दोनों को फिल करने हैं और आप दोनों को यहाँ पे सिग्नेचर्स भी करने हैं। तो वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं? उसमें सबसे पहले आता है आपका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर स्पॉन्सर, एप्लीकेशन टू स्पॉन्सर, स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट एंड अंडरटेकिंग, एंड फाइनेंशियल इवैल्यूएशन। यहाँ पे आपको अपने इनकम प्रूफ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं। उसका मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल यू आर एक्चुअली स्पॉन्सरिंग, और उन सबकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपके पास में यदि ये 3 डॉक्यूमेंट्स रेडी है, उसके बाद में आप सीधा जाएंगे IRCC की वेबसाइट पे, एक एप्लीकेशन अपना क्रिएट करेंगे, कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन डालेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और कुछ फॉर्म्स फिल करेंगे। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है और वो कौन कौन से फॉर्म्स है वो आपको अपनी स्क्रीन पे अब दिख रहे होंगे यहाँ पे। So these documents include all those 3 documents that we discussed in step 1 by the sponsor. Then generic application form for Canada, Schedule A background declaration, additional family information, use of representative form IMM 5476। मुझे इसका नाम अच्छे से पूरा रट गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है और आपको बहुत इसका ध्यान रखना है। इफ somebody else is applying on your behalf, प्लीज इसको याद रखिएगा कि वो जरूर आपके एप्लीकेशन के साथ में इसको साइन करके और अटैच करें। उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स तो आई एम श्योर आपको अभी तक याद हो गए होंगे। इसमें आता है आपका पासपोर्ट, योर मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, योर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। यू विल बी पेइंग फॉर द एप्लीकेशन फीस जो कि डिपेंड करती है कि कितने मेंबर हैं एप्लीकेशन में। बायोमेट्रिक्स फीस, यदि आपने अभी तक अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया है, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। उसके अलावा आपके सर्कमस्टांसेस में किसी भी तरीके के कोई भी चेंजेस आते हैं, आप जाके उसको अपलोड करेंगे IRCC की वेबसाइट पे। अगेन यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो इनिशिएट करनी है आपके रिलेटिव को अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन से, और वो अप्लाई करेंगे PR वीजा कैटेगरी के लिए अंडर फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम।
बस इसके बाद के तो स्टेप्स आई एम श्योर आपको अब तक याद हो गए होंगे, जो कि मैंने अपने बाकी के वीडियोस में शेयर करा था, जिसका मैंने सीरीज का नाम रखा है पाथवेज टू कम टू कनाडा। तो एक बार जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, उसके बाद में आपके पास में एक कॉन्फर्मेशन ईमेल आता है फ्रॉम IRCC, और उसके साथ में एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं COPR, कॉन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखिएगा। एंड जितने भी फैमिली मेंबर्स आपके एप्लीकेशन में इंक्लूडेड है, उन सभी के लिए एक सेपरेट COPR डॉक्यूमेंट आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके फैमिली में देयर आर टोटल 4 मेंबर्स, देन यू विल रिसीव 4 कॉपीज ऑफ COPR। दे आर लाइक सेपरेट डॉक्यूमेंट्स। इसमें एक यूनिक नंबर होता है जिसको बोलते हैं UCI नंबर, और वो आपको आगे कई सालों तक काम आएगा, इवन आफ्टर कमिंग टू कनाडा। प्लीज उसको संभाल के रखिएगा। इसमें एक एक्सपायरी डेट होती है, उससे पहले पहले आपको अपना ट्रैवल प्लान करना है। सो मेक श्योर दैट आपकी जो प्लानिंग है वो ये COPR आने के बाद नहीं, जब आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत ही जरूरी बातों की जिनका आपको ध्यान रखना है बिफोर इवन इनिशिएटिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आप अपने किसी भी रिलेटिव को, किसी भी फैमिली मेंबर को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उससे पहले अपनी खुद की फाइनेंशियल जो कंडीशन है, जो स्टेटस है, उसको अच्छे से चेक कर लीजिए। इस बात को समझ लीजिए कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आनी है। एंड एट द सेम टाइम जिनको भी आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, मेक श्योर कि उनके पास में भी अपना फ्यूचर का पूरा प्लान है। तो उससे क्या होगा कि आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा, उनके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। कौन से प्रोविंस में आके उनको सेटल होना है, उसके बारे में पहले से समझना बहुत जरूरी है। कैनेडियन कल्चर को, यहाँ के लोगों को, और यहाँ पे कौन कौन से बेनिफिट्स है, नहीं है, क्या कंडीशंस है, क्या सर्कमस्टांसेस है, विंटर्स कैसी है, समर कैसी है, ये सारी चीजें पहले से जानना बहुत बहुत जरूरी है। इसके अलावा यदि आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, बट समहाउ जो लकी ड्रॉ है उसमें आपका नंबर नहीं निकलता है, डोंट बी सैड, दिस इज अनदर वे। सुपर वीजा कैटेगरी, सुपर वीजा कैटेगरी के थ्रू जब आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, वो कनाडा आके और आपके साथ में रह सकते हैं फॉर अप टू 5 years इन वन स्टे। इनकेस यदि आप सुपर वीजा के लिए नहीं अप्लाई करना चाहते हैं और यदि वो यहाँ आते हैं ऑन टूरिस्ट वीजा, कोई भी आपके रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं ऑन टूरिस्ट वीजा, यूजुअली जो उनका स्टे होता है दैट इज लाइक फॉर अप टू 6 months, बट साथ ही साथ आप उनका जो है वीजा, जो उनका जो स्टे है उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली उस स्टे को एक्सटेंड करती है फॉर अप टू 2 years। सो देर आर सो मेनी वेज दैट यू कैन डू टू मेक योर रिलेटिव स्टे विद यू फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहते हैं, और यहाँ पे हर चीज बड़ी प्लानिंग से करनी पड़ती है। तो यदि आप कुछ सोच रहे हैं कि कोई आपके पास में जनवरी में आ रहा है और उनका जून में वापस जाने के टिकट्स हैं, और यदि आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं, डू नॉट वेट फॉर 1st of June, initiate the request of extension before, like at least few months before। अब जब आपके पास में आपका COPR डॉक्यूमेंट आ गया है, आई एम श्योर आप और आपके जो भी रिलेटिव्स कनाडा में रहते हैं, यू ऑल मस्ट बी एक्सप्लोरिंग द टिकट ऑप्शंस। तो टिकट्स बुक करना है, आपको अपनी पैकिंग करनी है, क्या सामान लाना है, नहीं ले जाना है। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, प्लीज गो अहेड एंड चेक आउट माय वीडियो, जिसका मैंने नाम रखा है हाउ टू डिसाइड ऑन व्हाट टू पैक फॉर कनाडा। सो उसमें मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में क्या सामान आपको लेके आना चाहिए, नहीं लेके आना चाहिए, हाउ यू कैन पैक एंड हाउ यू कैन एक्चुअली प्लान योर पैकिंग, उसकी बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। और आप अपना खुद का एक्सपीरियंस भी उनसे शेयर कर सकते हैं। जब आप कनाडा आए थे तो आपने किन बातों का ध्यान रखा था, कौन सा सामान आपको उस टाइम चाहिए था, मगर बाई चांस यदि आप नहीं लेके आए, दिस इज लाइक अनदर अपॉर्चुनिटी, आप उनके साथ में भी आप मंगवा सकते हैं। सो व्हेन यू आर प्लानिंग योर ट्रैवल, यू हैव ऑलरेडी बुक्ड योर टिकट्स टू कम टू कनाडा, प्लीज इस चीज का अच्छे से ध्यान रखिए कि आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से एक फोल्डर में रखे हुए हैं। जब आप कनाडा में फाइनली लैंड करते हैं, यू वुड बी मीटिंग बॉर्डर सर्विस ऑफिसर। वो आपसे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछेंगे, आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे, और हो सकता है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चेक करें। उसके बाद में I can say welcome to Canada। आपके फैमिली मेंबर्स would be very excited and I'm sure वो आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाएंगे। It will be a perfect family reunion moment। So how was your family reunion moment? यदि ऑलरेडी ऐसा कुछ मोमेंट हो चुका है कनाडा में या किसी और कंट्री में, और यदि अभी तक नहीं हुआ है और बहुत जल्द होने वाला है,
तो आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या स्पेशल कर रहे हैं उस मोमेंट को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए, प्लीज मुझसे शेयर करिए by writing in the comment section below. I would be very happy to see that. आई एम श्योर इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपसे मैंने प्रोवाइड करी है, आपसे शेयर करी है, जो लिंक्स मैंने प्रोवाइड करे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको जाके जरूर पढ़िएगा। यदि आप इसी तरह की कोई भी एप्लीकेशन को इनिशिएट करना चाह रहे हैं, इस बात को जरूर समझिए कि आपके लिए प्रोसेस को जानना समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आप ही के ऊपर पड़ेगा, तो आपका समझना बहुत जरूरी है। किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन की सर्विसेज लेने को पहले ये जानना जरूरी है कि उन्होंने कौन कौन से फॉर्म साथ में अटैच करे हैं, नहीं करे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है यदि वो मिस कर देते हैं, या उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपके एप्लीकेशन पे। तो मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जिसमें हम बात करेंगे ऑल अबाउट प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम को हम पीएनपी भी कहते हैं। उसकी मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करी थी व्हेन आई टॉक्ड अबाउट द पीआर वीजा कैटेगरी थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, बट नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज्यादा डिटेल में उसके बारे में बात करने वाले। तब तक के लिए यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।